नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, भारत को ने मतलब जो करना था उसको बिल्कुल प्रिसाइज़ली किया और इसके 2 भाग हैं, हम लोग 2 भाग में इसकी बात कर लेंगे। एक तो जो घटना हुई उस पे, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले हम लोग थोड़ी बात कर लें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुझे एक बात ये अच्छी लगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आज भारत ने के नेतृत्व ने भारत के ने अपने रक्षा विभाग को और अपने विदेश विभाग को उनके हिसाब से काम करने दिया, तो शायद इससे बेहतर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि विक्रम मिस्री ने सिलसिलेवार किस तरह से पाकिस्तान का उस केस को प्रेजेंट किया। और दूसरा, जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत मैसेजिंग थी, बहुत कंटेंट था, उसका तत्परता थी, भारत की प्रिपेयर्डनेस शो कर रही थी। और मुझे इसके साथ साथ 2 चीजें और हो रही थी कि भारत की वुमेन पावर जो है, वो जब मौका पड़ेगा तो उस मौके पे वो भारत के किसी भी रक्षा जो अधिकारी हैं उनसे सेकंड नहीं है। और दूसरी तरफ हम आपस में जितना लड़ते रहे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, लेकिन जब मौका पड़ेगा तो ये सारी चीजें भूल के हम एक साथ खड़े हो जाए। कल कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह इसका एक बड़ा उदाहरण। अशोक भाई, आपका पहला कमेंट। आनंद जी, सबसे पहले हम भारतीय फौज को सैल्यूट करते हैं। हम सैल्यूट करते हैं 140 करोड़ देशवासियों को कि उन्होंने लगातार सरकार के प्रति विश्वास दिखाया और अपना प्रेशर बनाए रखा कि हमको कुछ चाहिए, हमको न्याय चाहिए। तीसरा, मैं भारतीय नेतृत्व को भी नमस्ते करता हूं, सलाम करता हूं कि उन्होंने वो राजकीय इच्छा शक्ति दिखाई। अब आते हैं पहलगाम के हमले पर। शायद ये पहला हमला था भारत में जहां आतंकी इतने अंदर तक घुसे और उन्होंने पुरुषों को मारा, धर्म पूछ के मारा। और जो महिलाएं थी, युवा महिलाएं थी, उसमें 6 कपल तो हनीमून के लिए आए थे जिन्होंने शादी का 1 सप्ताह के बाद जिंदगी नहीं देखी। उनको ये बताया कि जाके बता देना आपके वजीर आजम मोदी जी को कि हमने मारा है। ये मैसेज था और ये बहुत दर्दनाक, ये कोई आर्मी का इनकाउंटर नहीं था कि हमने 4 आतंकी मारे तो 2 जवान शहीद हो गए, चलो ठीक है, ये तो लड़ाई है। लेकिन नागरिक जिनको कोई दोष नहीं, वो पर्यटन के लिए गए और उसी वहां पर घात लगा के इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। तो सबसे पहले कई महिलाओं का सिंदूर पोंछा गया उनको जिंदा छोड़ के। एक होता है कि सबको मार दिया, पत्नी भी मरी, पति भी मरा, चलो जिंदगी हो गई, खत्म हो गई दोनों। लेकिन उन्होंने पति को मारा, पत्नी को छोड़ दिया और ये मैसेज देने के लिए। तो सबसे पहले इस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर रख के एक मैसेज गया, क्योंकि सिंदूर की जो महिला अपने मांग में भरती है उसकी हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ी पहचान है। आपने सिंदूर मिटाने का प्रयास किया, हम आपको धरती से मिटा देंगे, यह मैसेज था। दूसरा, उन्होंने महिलाओं को कहा था कि आप जाके कह देना आपके वजीर आजम को कि हमने मारा। तो उनको जवाब महिलाओं ने ही दिया। दोनों महिला, एक एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी, इन दोनों ने ही आज ब्रीफिंग में यह तमाम विश्व के तमाम ऐसे आतंकवादी, दहशतगर्दी लोगों को मैसेज दिया कि तुम हमारे महिलाओं को कहते हो कि वजीर आजम को बताओ, हम तुम्हें महिला भारत की बताते हैं कि तुम्हारी औकात क्या थी और हमने क्या कर दिया। यह दूसरा मैसेज। तीसरा मैसेज, आपने हिंदू और मुस्लिम के पूछ के मारा, तो आपके पूछने से आपने एक बहुत बड़ा गेम प्लान खेला जिससे भारत में हिंदू मुसलमान के झगड़े शुरू हो जाए और दंगे हो जाए। और कुछ पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोग हमारे देश में थे कि मुसलमानों की दुकान पे बहिष्कार करो, उनका माल बहिष्कार करो, कश्मीरियों को हॉस्टल से बच्चों को निकाल के भगा दो। ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। लेकिन 145 करोड़ के इस देश ने
आनंद जी सैल्यूट करता हूं मैं इसको, पाकिस्तान का ये गेम प्लान भी फेल करवाया। और जब हमारी मातृशक्ति, स्त्री शक्ति जब जवाब देने के लिए आई, तो एक मुस्लिम समाज के और एक हिंदू समाज के बेहतरीन मैसेजिंग। आर्मी में जात धर्म, आर्मी का धर्म नहीं होता, आर्मी का धर्म बस देश की रक्षा करना होता है। वहां हिंदू मुसलमान नहीं होता, वहां ऊंच नीच नहीं होता, वहां पैसे वाला और गरीब और रईस नहीं होता। और ये गुजरात की बेटी है, ये जो कुरैशी है सोफिया, ये तीसरी पीढ़ी है। इसके दादा आर्मी में थे, इसके पिता फौज में थे, और ये तीसरी पीढ़ी है फौज में, और गुजरात से। एक बार मैंने किसी प्रोग्राम में बोल दिया था कि गुजराती क्या जाने शहादत क्या होती है, गुजरात से कितने लोग आर्मी में जाते हैं। तो एक रिटायर्ड ऑफिसर का मुझे फोन आया कि आई एम फ्रॉम गुजरात एंड आई सर्व द आर्मी। कभी मत कहना कि गुजराती लोग आर्मी में नहीं होते। और आज इस गुजरात की इस बेटी ने बता दिया कि उस बापू के धरती से एक बेटी ऐसी भी आ सकती है कि जो सड़े तोड़ सामने जवाब देगी। अब जब ये स्ट्राइक हुई तो जो मुझे इंफॉर्मेशन जो अभी लगातार लोगों से बात करके मिल रही है कि बेसिकली रॉ ने करीब करीब 21 डेस्टिनेशन फाइनल कर दिए थे। रॉ का इनपुट था 21 डेस्टिनेशन फाइनल। और जब ये हमला हुआ तो उसके बाद लगातार बढ़ता हुआ प्रेशर पार्टी के अंदर, कलीग्स के अंदर, सभी। तो फिर जब 3 तारीख को एक मीटिंग हुई जिसमें तीनों फोर्सेस की चीफ भी थे, गृह मंत्री भी थे, एनएसए भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, विदेश मंत्री भी थे, और इस मीटिंग में इस प्लान को तय करने का तय कर लिया कि 3 तारीख को यह तय हुआ कि एक अटैक करना होगा इन 21 सेंटरों में से। फिर 5 तारीख को जब फोर्सेस ने अपना डिजाइन दिया तो वो ओके हो गया। लेकिन उसके बाद जो स्थिति हुई, आप इमेजिन करिए, 3 तारीख से लेके 7 तारीख तक, मतलब 4, 5, 6, 7, 4 दिन तक इस ऑपरेशन में जो लोग लॉजिस्टिक प्लानिंग कर रहे थे वो अपने ऑफिस से घर नहीं गए। इतनी सीक्रेसी बताई गई। प्रिसाइजली टारगेट अपने पास थे, उसी हिसाब से एम्यूनिशन यूज हुआ। जो स्क्रैप मिसाइल थी उसका उपयोग हो गया, क्योंकि जो अजहर मसूद का जो अड्डा था वो 100 किलोमीटर के आसपास था, तो उनको लगा कि इतना दूर तो आ ही नहीं सकते। स्क्रैप मिसाइल ने वो काम करके दिया। और जो हैमर था बॉम्ब, उसने तो बाकी बचा हुआ कम खत्म कर दिया। बिल्डिंग तहस नहस हुई है। कैजुअलिटीज कितनी हुई इसका कोई आंकड़ा नहीं। मतलब आज हम ये मैं बड़ा फ्रैंकली बताता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मरे नहीं। मेरा ये कहना है कि जो 30-35 का आंकड़ा आ रहा है और जो दूसरा आंकड़ा आ रहा है कि कितने लोग वहां ट्रेनिंग ले रहे थे, और जो नेस्तनाबूद हुई बिल्डिंगें है, जो मलबा है, उसको देख के लगता है मुझे कि कैजुअलिटीज तो सैकड़ों में होगी। ये 2 फिगर में नहीं है, ये 3 फिगर, टचिंग 4 फिगर भी बोला तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतनी बड़ी कैजुअलिटी का मतलब पहली बार इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है किसी सर्जिकल स्ट्राइक में। विश्व में कई सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, ओसामा बिन लादेन पे भी सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, लेकिन वहां पे भी इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई है जितनी कैजुअलिटीज इस सर्जिकल स्ट्राइक में हुई। प्रिसाइजली जो अजहर मसूद थे, इसका तो जिंदगी गई लोगों की मांग उजाड़ते हुए, जिन लोगों को मारते हुए। इसके चक्कर में सैकड़ों ने अपने नजदीकियों को खोया है। आज उसके परिवार के 10 लोग मारे गए। उसमें एक उसका बहुत ही प्यारा भतीजा हुजैफा, वो मारा गया, खबर है।
उसका भाई बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, बचना बहुत मुश्किल लग रहा है। उसकी बहन उसको मिलने आई थी, वो मारी गई। उसके परिवार के 10 लोग मारे गए और वो रो रो के बुरे हाल है उसके, जो रिपोर्ट्स बताती है। वो कहता था कि मैं क्यों नहीं मरा, मैं क्यों बचा। आज मैं पहली बार मुझे लगा कि अच्छा हुआ ये नहीं मरा। ये मर जाता था तो अपने के खोने का दुख ये कैसे झेलता। आज इसका परिवार नेस्तनाबूत हुआ है और आज ये आंसुओं से रो रहा है, खून के आंसुओं से रो रहा है। यह है प्रायश्चित। इसी कोई दो जख नहीं है, ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, सब यही है। अब बाकी बची हुई जिंदगी नरकी यातना भोगेगा ये, क्योंकि पार्लियामेंट अटैक से लेके पठानकोट तक ये सारा मास्टरमाइंड यही था। ये वही है जिसको बाकायदा गन पॉइंट पे प्लेन हाईजैक करके छुड़वाया गया था। तो ये इतने सीक्रेसी के साथ हुआ है मामला। लेकिन एक बार बार मैं कहता हूं कि इस पे हमें रुकना नहीं। देखिए, पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध हुए हमारे। दोनों युद्ध में पाकिस्तान हारा। एक युद्ध में तो पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए हमने, बांग्लादेश अलग कर दिया। तीसरा एक मिनी वॉर खेला गया, कारगिल, उसमें बुरी तरह से मार खाई पाकिस्तान ने। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई। इतना होने के बावजूद भी ये बाज आने को तैयार नहीं, फिर आतंकी भेजता है। इसकी हालत रावण जैसी हो गई। एक सर उड़ाओ तो फिर उगाता है, दो सर उड़ाओ तो फिर उगाता है। अब समय है इसके नाभि का छेद करने का। मात्र हम इसका इंतजार ना करें कि हमारे यहां 2 फिगर में 3 फिगर में लोग मरे तो ही हम रिएक्ट करें। पुलवामा हुआ तो हम रिएक्ट करते, या पहलगाम हुआ तो हम रिएक्ट करते। जो मेरा व्यक्तिगत सोच है, हमें एक भी मेरा सैन्य का किसी भी फोर्सेस का एक जवान हो या कोई भी भारतीय सिविलियन हो, एक भी यदि आतंकियों का गोली का शिकार होता है, आतंकियों के हमले का शिकार होता है, तो इतने ही बड़े पैमाने पर सर्जिकल स्ट्राइक होने चाहिए। तब जाके पाकिस्तान बाज आ जाएगा, या पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। ये वो सांप है, जब तक इसका फन पूर्ण रूप से कुचल के इसको मारोगे नहीं, तब तक ये इसको जिंदा छोड़ना मतलब फिर से इसको तैयारी के साथ अपने पे अटैक करने के लिए जगह देना। और ये बार बार हो रहा है, 1962 से हो रहा है। उसके पहले जब अलग हुआ तब ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा हमारा अपना हिस्सा है, वो भी इन्होंने वैसा ही किया जो काबिलिये भेज के जब देश आजादी हुआ था, बस उन्होंने वो कब्जा कर लिया। तो कुल मिलाकर आज का दिन हमारे आर्मी का दिन है। आज का दिन आतंक के खिलाफ लड़ने का दिन है। आज का दिन पूरे विश्व में आतंक के खिलाफ एक मैसेज जाने का दिन है। और आज का दिन ये भी है कि मैं हमेशा कहता हूं कि मशीन डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द मैन बिहाइंड द मशीन। हवाई जहाज तो बहुत अत्याधुनिक होते हैं, लेकिन उस हवाई जहाज चलाने वाले जाबाज पायलट जिस देश के पास है, वो देश स्कोर करता है। आज हमारे देश के पायलटों ने बता दिया कि प्रिसाइज टारगेटिंग किसको कहते हैं। हमारे देश के जाबाज पायलटों ने बता दिया कि अंदर घुस के मारने का जो जज्बा है, जो हिम्मत है, वो किसमें हो। इसके पहले हम ही सरकार को कोसते थे बाकायदा, और मुझे कोई उसमें गलत भी नहीं लगता, क्योंकि मैं वाटर स्ट्राइक किया, मैं डिजिटल स्ट्राइक किया, उनके यूट्यूब चैनल रोके, उनका वो उसके हैंडल रोक दिए ट्विटर के, उनकी वेबसाइट ब्लॉक कर दी। इससे थोड़ी बाज आएंगे ये लोग। इससे अजहर मसूद को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के लोग पानी से प्यासे मर जाए, अजहर मसूद को क्या फर्क पड़ता है। हैवान और राक्षस है वो। उसको आज फर्क पड़ा जब उसका परिवार खत्म हो गया। इनको उसी भाषा में सबक सिखाना होगा जिस भाषा को ये समझते। अशोक भाई, मैं एक चीज और इसलिए कह दूं कि एक और प्रूफ बिल्कुल ठीक से उसको विक्रम मिस्री साहब ने बहुत सिलसिलेवार किया कि दुनिया की टेररिस्ट की कैपिटल बना हुआ है और उनकी शरण स्थली पाकिस्तान बन गया। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। पाकिस्तान के
एलईटी का खुद जो है वो है, टीआरएस कह रहा है कि हाँ हमने किया है, आप एलईटी को वहां बिठाए हुए हैं अपनी गोदी में। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी जीत हमारी ये भी है कि नहीं हमारा, बिल्कुल। जी, दुनिया के देखिए सामने जब, ये हमला हुआ तो ऐसा नहीं कि अनक्लेम्ड हमला था, उन्होंने क्लेम किया हमने किया। वो कहां से ऑपरेट होते हैं? आज अफगानिस्तान से रशिया चला गया, अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म हो गया, जो वहां भाड़े के टट्टू थे लड़ रहे थे, तालिबान ने उनको पुश कर दिया, वो सब उनकी शरण ग्रह जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान उनको उपयोग में आता है। पाकिस्तान को भारत के साथ छद्म युद्ध बंद करना, पाकिस्तान छद्म युद्ध करेगा, भारत एक्चुअल युद्ध करेगा। और क्या है, ये तीसरा है मामला। पहला सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरा एयर स्ट्राइक, नहीं मैं और ये इसको, तीसरा। जी अशोक भाई, नहीं, और अपना केस भी हमने ठीक से प्रेजेंट किया है देश दुनिया के सामने, क्योंकि अब पूरी दुनिया इसका वो है। और अभी तक देखिए जो मैंने जितना दुनिया देखा, का क्या है, दुनिया बड़ी बेदिल है साहब। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो आतंकवाद का सबने विरोध किया। पाकिस्तान का विरोध करने में क्या क्या जीभ झड़ रही थी, क्या पसीने आ रहे थे क्या? अमेरिका जैसा देश जिसको भारत इतना लूट लूट के दे रहा है, वो भी कह रहा था कि दे आर बोथ आवर माय फ्रेंड एंड बोथ द लीडर्स आई नो दे हैव बीन फाइटिंग विद द फॉर कश्मीर फॉर लास्ट 1500 ईयर्स। वो भी एक कुपड़ बैठा है वहां पे। वो दिन नहीं रहे कि वहां से 7वां बेड़ा निकला अमेरिका से, तो यहां से रशिया ने पनडुब्बी छोड़ दी और भारत ने बांग्लादेश बना दिया। हाँ, एक बात अच्छी है कि भारत ने सबको आगाह कर दिया, भारत ने सबको इन्फॉर्म कर दिया हमले के पहले रात को ही कि वी आर स्ट्राइकिंग, दैट्स इट। कहां स्ट्राइक कर रहा, कैसा ही कोई बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम आज स्ट्राइक करेंगे। और भारत ने हमला कर दिया। तो ये नहीं कह सकता ब्रिटेन, ये नहीं कह सकता अमेरिका, ये नहीं कह सकता रशिया कि हमको पता नहीं। हमने स्ट्राइक कर दिया और हमने प्रिसाइजली हमने आतंकियों के गढ़ ध्वस्त किए। विजुअल्स है। ये बात अलग है कि कुछ लोग कहते हैं कि सिविलियन मर गए, सिविलियन मर गए, सिविलियन मर गए। और मैं तो चलो भारत सरकार नहीं बोल सकती, आर्मी नहीं बोल सकती, मैं तो और भी आगे बेशर्म होकर कहूंगा कि मरे तो मरे, मेरे यहां सिविलियन मरते तो मेरे यहां जो 23-28 लोग मरे वो कौन थे? मेरे देश के सिविलियन सिविलियन है, तुम्हारे देश के मतलब सिविलियन नहीं है, तुम्हारे देश के सिविलियन सिविलियन हो गए। जो पीड़ा मेरे देश ने उठाई है 25 लाख से अपने कंधे पे उठाने की, और नेपाल के 3 टूरिस्ट हमारे भाई विश्वास के साथ आए थे, वो पीड़ा जरा तुम भी झेलो, तब तुम्हें पता पड़ेगा दर्द क्या होता है। मैं और मैं ये अब इसके बाद जो दूसरी जो चिंता की बात है कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बहुत हेवी हो रहा है। हम बिल्कुल माकूल जवाब दे रहे हैं, लेकिन 10 सिविलियन जाने की जान गई ऐसा खबर है, इसका भी बदला लेना चाहिए। जी, मुझे, मैं एक चीज और अशोक भाई इसलिए इसको करके तो वो करेंगे, देखिए बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था। उनके 2 मंसूबे थे। एक मंसूबा उनका ये था कि इसको स्ट्राइक करके और धर्म का नाम वाम पूछ के इसको हिंदू मुस्लिम का रूप दो, जिससे उनको लगता है कि ये भारत में बहुत आसानी से चल जाएगा। दूसरा, कश्मीर में पर्यटन बढ़ रहा था और पर्यटन बढ़ने से उनकी आमदनी तो हो ही रही थी, उसको भी वो उस नहीं पे नहीं, हमला था, देखिए वो हमला था। कश्मीर में जब भी विकास होगा उनको तकलीफ होगी, वो तो वो था ही, लेकिन हिंदू मुसलमान करने का एक बड़ा षड्यंत्र था। और अब सरकार ने जब ये सब मामले शांत हो जाए तो उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करो, कश्मीरियों को भगा दो, कश्मीरी स्टूडेंट पे हमला बोल दो, मुसलमानों की दुकानों को चिन्हित करो, मुसलमानों का बहिष्कार करो। ये वो बात बोल रहे थे जो पाकिस्तान चाहता था। तो ऐसे लोगों को ढूंढ के इनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए। हम बार बार, हम लगातार पहले दिन से कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान नहीं है, आतंकी कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी का अपना खुद का वक्तव्य है कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता।
वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन होते हैं। मारे गए लोगों में कश्मीर के मुसलमान भी मारे गए, तो क्या कहेंगे हम? जो लोग बचे उनको पूछो किसने बचाया, उन्हें मुसलमानों ने बचाया। और आप कहते हो कि मुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा, आप कश्मीर जाना है तो? आप इसको सीधा राजनीति की रोटी सेकने के लगे। ये इन लोगों को ढूंढना पड़ेगा। ये है पाकिस्तान के सही मायने में एजेंट, जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे, यहाँ पे आतंकियों की भाषा बोल रहे थे, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। जी। मैं अशोक भाई एक और चीज की तरफ ध्यान जरा आपका खींच लूं, और वो ये है कि देखिए अमेरिका को भी जवाब तो इसलिए देना है कि उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस थे, और बहुत से लोगों का मामला ये था, कहना ये है जो इसके विशेषज्ञ हैं, कि पाकिस्तान ने इसकी टाइमिंग ऐसी की थी जब जेडी वेंस हो, और ये भी मैसेज दे दें कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। तो थोड़ा अमेरिका को भी जी सफाई तो देनी है। हमें हमें इंटेलिजेंस इनपुट था, लेकिन सर अमेरिका में किससे बात करें? अमेरिका में एक ऐसा लहरी आ गया है कि अनगाइडेड मिसाइल है, कल पता नहीं वो क्या बोल देगा, किसके बारे में किसका फेवर ले लेगा और किसको गाली देगा। जो ये कहे कि 1500 साल से लड़ रहे कश्मीर पे, अरे 1500 साल पहले क्या था? पाकिस्तान भी नहीं था तो लड़ेंगे कहां से? कब जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान कब होता था? वहां हिंदू राजा था, मुसलमान ज्यादा थे, लेकिन इसके बावजूद भी सब चल ही रहा था। तो ये क्या मतलब, यू वांट टू हैव केक एंड ईट इट टू, दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस अमेरिकन पॉलिसीज। आपको पाकिस्तान भी चाहिए, आपको भारत भी चाहिए। आपको भारत चाहिए तो दादागिरी से चाहिए, और लेकिन भारत ने बता दिया कोई साथ हो ना हो, भारत अपने आप में इतना मुकम्मिल है, भारत अपने आप में इतना स्वयंभू है कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है और अपने पे हुए हमले का जवाब भी दे सकता है। एक मायने से अच्छा भी हुआ, कोई खुल के साथ में नहीं आया तो भी हमने करके दिखाया। तो एक भारत की एक ताकत भी उभर के आ गई। जी जी। मैं अंतिम एक बात इसलिए इसको कर लूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने किए में ऐसा फंस चुका है, अगर वो एस्केलेट करता है तो उसको समझ है कि भारत इस मौके को गवाएगा नहीं। अब क्योंकि जनता का प्रेशर है, इस समय पीओके एक दिन में 10 घंटे 5 घंटे के अंदर उसके हाथ से निकल जाए। 5-10 घंटे ये पूरे दिन और की वो लड़ाई जिनके भरोसे थे उनके उधर से आवाज भी नहीं आ रही है। वो चाइना के भरोसे थे, आवाज नहीं आ रही वहां से, तो या चाइना में अभी तक खबर ही नहीं पहुंची कि अटैक हुआ है। और मैं इसको समाप्त करूंगा अशोक भाई, मैं अमेरिका में हूं, मुझे एक जहाज पकड़ने जाना है। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा अशोक भाई, हमको और आपको और सबको, कि भाई इस समय देश एक है, इसका राजनीतिकरण कोई भी पार्टी ना करे, हाथ जोड़ के मैं निवेदन बार बार कह रहा हूं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। और मैं इस देश में जो एक स्टेट्समैन पॉलिटिशियन थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं को मैं कोट करता हूं। जब कांग्रेस की सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में भारत का पक्ष रखने के लिए अटल जी को भेजा, तो पाकिस्तानी डेलीगेट ने अटल जी को कहा आप तो वहां विपक्ष के नेता है, आप कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि भारत मेरा एक बगीचा है और उस बगीचे में विभिन्न रंगों के विभिन्न खुशबुओं के फूल खिलते हैं। जब हमारे बगीचे में हम कंपेयर करते हैं कि इसका फूल अच्छा कि इसका खुशबू अच्छी, लेकिन जब विश्व पटल पे जाते हैं तो वो बुके जाता है, वो गुलदस्ता जाता है। और मैं गुलदस्ता हूं भारत की राजनीति का। गुलदस्ते में सभी रंग के, सभी खुशबू के, सभी प्रकार के फूल होते हैं। तो जब विश्व पटल पे हम हैं तो हम गुलदस्ता है। हम हमारे इसमें कहेंगे कि कमल अच्छा, कि गुलाब अच्छा, कि गेंदा अच्छा, ये हम आपस में कर लेंगे तय। लेकिन जब विश्व में जाएगा भारत तो गुलदस्ते के साथ जाएगा, जिसमें कमल भी होगा, जिसमें गेंदा भी होगा, जिसमें ट्यूलिप भी होगा, जिसमें गुलाब भी होंगे।
यह है। इसलिए जब भारत की अस्मिता का सवाल आता है, भारत पे आक्रमण का सवाल आता है, तो इस देश ने हमेशा, कोई भी सरकार हो, इसके पीछे दृढ़ता से खड़ा हुआ दिखाई देता है। और यही कारण है कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे इंदिरा गांधी जैसी दुर्गा, जिसको लोग कहते थे आक्रामक शक्ति हो, या फिर हमारे लाल बहादुर शास्त्री हो, जो सबसे सौम्य प्रधानमंत्री माने जाते थे, चाहे फिर अटल जी हो, चाहे फिर राहुल गांधी हो, राजीव गांधी हो, या चाहे फिर नरेंद्र मोदी जी, ये लोग इसलिए ये सारी चीजें कर पाते हैं क्योंकि भारत का पूरा समाज, भारत पूरा एक मुट्ठी बंद होके उनके पीछे हिमालय जैसा खड़ा होता है। और ये संकट की घड़ी थी, वो जो मारे गए लोग थे, वो गुजरात के भी थे, महाराष्ट्र के भी थे, तमिलनाडु भी थे, नेपाल भी थे, विभिन्न राज्यों से आए थे। चलिए अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और मेरे ख्याल में अगले हफ्ते तक एक बहुत ही तस्वीर और भी साफ हो जाएगी कि बहुत साफ हो जाएगी। एक बार फिर अंतिम भी हम नमस्ते करने के बजाय जय हिंद कहे। हाँ जी, जय हिंद, क्योंकि आज वाकई जय हिंद का दिन है। दिन है, सही बात। जय हिंद अशोक, जय हिंद।